नमस्कार, स्वागत है आपका AR के वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है जो बोएगा वही काटेगा। नई नवेली बहू रानी को आए हुए अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए थे, पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर नूर नजर नहीं आता था। शायद किसी बात से मुंह फुला था। हर पल यही प्रतीत होता था। सास गंगा जी ने कई बार जानने की कोशिश की, पर हर बार रानी गुमसुम ही रहती। गंगा जी भी यही सोचती, शायद अपनी माँ की याद आती होगी। नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसीलिए शायद बहू ज्यादा बोलती नहीं है और चुप ही रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए ही रानी को लेने उसके बड़े भाई आ गए। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से गंगा जी ने भी ऐतराज नहीं किया। बहू के जाने के बाद गंगा जी ने अपने बेटे पवन से कहा, बेटा क्या बात है? बहू हर समय गुमसुम रहती है और चेहरा भी मुरझाया रहता है। उसके मन में कोई बात है क्या? पता नहीं माँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम्हारी गलतफहमी होगी। फिर भी एक बार मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे संकोचवश ना बोल पा रही हो तो उससे बोल दे। ठीक है माँ, जब आएगी तब बात करके देख लूंगा, कहकर पवन अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब वह घर आया तो देखा गंगा जी बहुत परेशान थी। उन्हें परेशान देखकर पवन ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों हो? पवन के सवाल पर गंगा जी ने ध्यान नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा, माँ माँ क्या हुआ है? तब अपने सोच से बाहर आई और उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सारा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले। मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे, अचानक कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई? और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रही हो? पवन ने पूछा। गंगा जी बोली, बेटा मैं तो अकेली जी हूँ, तेरे पापा है नहीं। भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी? इसीलिए बड़ा कमरा तुम ले लो और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दो। अरे माँ, रहने दो ना, क्या जरूरत है? आराम से रह तो रहे हैं। वैसे भी रानी यहाँ है नहीं, क्या सोचेगी? और लोग रानी के बारे में तरह तरह के बात बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। वह हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर गंगा जी चुप हो गईं, पर दूसरे दिन सुबह होते ही उसके पीछे पड़कर उन्होंने कमरा शिफ्ट करवा ही दिया। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो गंगा जी बोली, बेटा तेरे ससुराल से जो बड़ा सोफा मिला है ना, वह भी यही कमरे में रख। उनकी बात सुनकर पवन बोला, माँ आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हॉल में रखा है तो क्या प्रॉब्लम है? मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम आएंगे। अरे, हमारे पास भी तो सोफा है ना बेटा, वह रख लेंगे। माँ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? नए सोफे हैं, हॉल में ज्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के सोफे हैं, उसके कमरे में अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर पवन एक पल के लिए चुप हो गया। फिर बोला, किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफा रानी और पवन के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरे दिन पवन जब घर आया तो रानी आ चुकी थी। उसको बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि रानी कुछ दिन और अपने मायके रहना चाहती थी। अब पवन नोटिस करता है कि रानी और गंगा जी के बीच में अजीब सा तनाव था। दोनों खुलकर बातें नहीं करती थी।
कुछ ही दिन बीते थे कि रानी दोबारा फिर से मायके चली गई। उस दिन भी पवन शाम को लौटा तो गंगा जी के चेहरे पर सिकन के भाव थे। पवन ने फिर इसका कारण पूछा तो गंगा जी ने कहा, बेटा, तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। कम से कम सुबह सुबह उठकर पूजा करूं तो तुम लोगों की नींद खराब न हो, मेरे कारण कोई डिस्टरबेंस न आए। माँ, तुमसे किसने कहा कि हमें डिस्टर्ब होता है? उसकी बातें सुनते ही गंगा जी एकदम से हड़बड़ा गई। वह किसी से कहा नहीं, पर वह क्या मुझे दिखता नहीं है? तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होगे। बस तू तो पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि वह कुछ और पूछता, गंगा जी ऐसा कहकर रसोई में पवन के लिए चाय पानी लेने चली गई। अब उसके मन में भी बहुत हलचल सी होने लगी। आखिर कुछ तो है, जब भी रानी मायके जाती है तभी माँ यह अजीब सी जिद क्यों करती हैं? पहले कमरा और अब पूजा घर। जब रानी घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच खुलकर बातचीत नहीं होती। कुछ तो माजरा है, पता लगाना पड़ेगा। वहीं हॉल में गंगा जी का फोन पड़ा हुआ था। उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को रानी की मम्मी का फोन आया हुआ था। उसको सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा गंगा जी से पूछा भी, पर वह टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण उसको पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन पवन शाम को घर लौटा तो वाकई वह देखकर स्तब्ध रह गया कि रानी मायके से आ गई है। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती थी तो आखिर पवन पूछे किससे? रानी से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, माँ का घर है, माँ की मर्जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उसके आगे वह कुछ ना कह सका, पर शक का कीड़ा तो उसके दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में बदल गया जब कुछ दिन बाद रानी वापस मायके गई। इस बार गंगा जी ने उससे रानी के दहेज में आया हुआ बड़ा टीवी, डाइनिंग टेबल, एसी सब रानी के कमरे में लगाने को कहा। इस बार पवन झल्ला गया। यह क्या है माँ? आखिर यह क्या लगा रखा है आपने? जब भी रानी मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हैं। इसको यहाँ सेट करो, वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में? बताती क्यों नहीं हो? पवन को इस तरह चिल्लाता देख गंगा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह लगभग रोती हुई बोली, बेटा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है? मेरे कारण तुम्हारा घर गृहस्थी उजड़े, मुझे यह बर्दाश्त नहीं है। गंगा जी की बातें सुनकर पवन हैरान रह गया। फिर बड़े प्यार से पूछा, माँ, सच सच बताओ, क्या हो रहा है? रोते रोते गंगा जी ने जो बात कही वह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गंगा जी को रोता देखकर उसका मन रो रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके बड़े ही हमदर्दी से गंगा जी से पूछा, माँ, बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? गंगा जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर, पहले वादा कर, तू कभी नहीं छोड़ेगा मुझे। मैं अकेले कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे वृद्धा आश्रम मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ। पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ, आप भी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? जो भी हो है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा भला आपको? आपके साथ रहूंगा। और कौन कह रहा है
आपको मैं वृद्धाश्रम छोड़ने वाला हूँ? यह घर आपका है। जिस दिन आपको ऐसा लगे, मुझे घर से निकाल देना। जब गंगा जी को पवन की बातों पर विश्वास हुआ, उन्होंने बोलना शुरू किया। याद है तुम्हारी शादी के बाद जब रानी का भाई उसे अचानक लेने आया था और वह मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद रानी की माँ का फोन आया था। तब मुझे पता चला कि रानी ने उनसे फोन करके बुलवाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है। आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उसके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है। आप उस सामान को अपने पास रख कर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का सम्मान कीजिए। अब मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में यह सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे फिट होता। इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले, तो कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब रानी दूसरी बार मायके गई, तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है। लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुई। रानी वहां पहुंची थी कि थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ का फोन आया और कहने लगी कि रानी को मेरे कारण गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनका जीना हराम कर दो। आप तो सुबह सुबह अपनी पूजा पाठ करने में बैठ जाती हैं, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद घंटी की आवाज से खराब हो जाती है। देखो समधन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई सास बनी हैं, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा भी नाम ले लिया था, तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है। इसीलिए मैंने पूजा घर भी अपने रूम में ही शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी एसी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते गंगा जी जोर जोर से रोने लगी। पवन खूब देर तक माँ को चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो सुनूं। कौन किस हद तक जा सकता है? आखिर गंगा जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोली, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। मैंने एलईडी एसी मेरी बेटी के दहेज में यह सोच कर दी थी कि मेरी बेटी और दामाद इसी पर अपने कमरे में सुकून से एसी का हवा खाकर मूवी देखेंगे। वे लोग तो इसका कोई फायदा उठा नहीं पाते। आपने तो एलईडी हॉल में लगा दी, जिसमें आपके प्रवचन चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी जिंदगी है। अगर पानी सर के ऊपर निकल गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, या फिर आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ दे। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनामी मेरी बेटी की हो जाएगी। अब तुम ही बताओ बेटा, मैंने उस समय भी तुझसे कितना कहा था कि एलईडी एसी अपने कमरे में लगा ली, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती है? अब तो
जब भी समधन जी का फ़ोन आता है या रानी मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गई है। कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल भी जी लूंगी। पर सच कहूँ बेटा, तो मुझे अब पहले से ज़्यादा डर लगने लगा है। कहते कहते गंगा जी का बीपी बढ़ने लगा, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। यह देखकर उसको अपनी माँ पर दया तो आया, रानी और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर पवन गंगा जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझसे सब बातें बोल देनी चाहिए थी। बेवजह परेशान होती रही। बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बात करती थी, मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूं, फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल गई। नहीं तो शायद आप घुट घुट कर जीती। कोई बात नहीं माँ, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब आप बस देखती जाओ मैं क्या फैसला करता हूँ। पवन की बातें सुनकर गंगा जी घबराते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई नई समस्या खड़ी हो। मेरे कारण तेरी गृहस्थी उजड़े मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। माँ, गृहस्थी की गाड़ी दो लोग मिलकर चलाते हैं। अब उसको उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा, तभी गाड़ी चलेगी। विश्वास करो मेरा माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का यह रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है। क्योंकि जिंदगी भर आंसू बहाने से अच्छा है एक बार रोना। बस मैं अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग ही कहानी लेकर आएगा। दूसरे दिन जब गंगा जी उठी तो देखा पवन जाग चुका था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गंगा जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने चार लोग खड़े थे। गंगा जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम जी, हमें पवन भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए ताकि हम हमारा काम शुरू कर सके। इतने में खुद पवन बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में गंगा जी बोली, कौन सी चीज उठाने की बात कर रहे हो, मुझे बताओगे? आखिर चल क्या रहा है? माँ, बस मेरे साथ दो हर समस्या का समाधान होता है। जिस तरह की हरकतें वह लोग कर चुके हैं, उसे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता। तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी गंगा जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ, बस 1 मिनट में अभी आया, कहकर पवन उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर गंगा जी से बोला, माँ, इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ भी नहीं होगा। फिर पवन ने अपनी योजना माँ को समझाया। सुनकर गंगा जी बोली, सब ठीक तो होगा ना बेटा? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर पवन बोला,
क्यों टेंशन ले रही हो? पवन अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद पवन अपने ससुराल के दरवाजे पर था। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गईं। खुद रानी और उसकी माँ उसे वहां देखकर चौंक गईं। इतने में ससुर जी बोले, अरे पवन जी, आज अचानक आप यहाँ? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े क्या देख रही हो? इनके लिए भी चाय नाश्ता लगाओ। पवन ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वह तो मैं यहाँ सामान रखवाने आया था। आदमी लोग सामान उतार कर फ्रिज, एसी, टीवी, सोफा सब एक एक करके अंदर लाते गए। सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आस पड़ोस के लोग वहां खड़े होकर बातें करने लगे। यह देख रानी की मम्मी बोली, दामाद जी, यह क्या हरकत है? आप भला दहेज का सामान यहाँ क्यों लाए हैं? यहाँ यह सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत नहीं है? सब पड़ोसी लोग खड़े होकर कैसी बातें कर रहे हैं। रानी के पापा भी बोले, दामाद जी, यह सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पवन हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला कि ससुर जी, यह दहेज आपकी बेटी का है, जिसे आप लोगों ने दिया है। लेकिन वह घर तो मेरी माँ का है, जो मेरे पिता ने बनवाया था। माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में दहेज के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर जब से यह दहेज मेरे घर आया है, मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में रानी की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी माँ को? पवन मुस्कुराकर बोला, बस यही सासू माँ कि अगर आप दहेज में एक मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को बड़ी सहूलियत हो जाती। उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। पवन की बातें सुनकर ससुर जी और बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों बहुओं की नजर भी सासू माँ पर ही टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल खुल रही थी, वह भी बेटे बहू के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि उनको सब कुछ पता चल चुका है और इस बार समधन जी भी थोड़ी सख्त हो गई हैं। लेकिन इतने में रानी भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। यह भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बातें की जा सकती हैं। उसकी बातें सुनकर पवन बोला, अच्छा, बैठकर भी बातें होती हैं? क्या मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तुम मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी। यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी भी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी गई तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या उनको वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था? अब रानी को भी कुछ कहते ना बना, पर अब घर में सबको माँ बेटी की नीच हरकतों के बारे में पता चल गया था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही।
एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था। उसके घर ना टूटे इसीलिए ससुर जी हाथ जोड़कर पवन से बोले, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वह भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो कुछ हुआ वो हो गया, पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशानी हो। अब आप ही हमारा थोड़ा सम्मान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर पवन उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मैं यह सब नहीं करना चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ का रो रो कर बीपी हाई हो गया, तब जाकर मैंने यह कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस उनके घर भिजवा दिया और खुद रानी और अपनी पत्नी को लेकर उनके घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ऐसा उनको आश्वासन दिया। दोस्तों, क्या पवन ने सही किया? और आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।